Alright, let's formally begin with the class today. आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट लेंगे और बेसिक से इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़, और हर डिटेल बारीकी बात, छोटी सी बात, छोटी छोटी बात इंशाल्लाह इंटीग्रेशन की डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ नोट्स वगैरह में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लें। उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं।
Alright, well, let's begin with the with the explanation of integration. सबसे पहली लाइन, integration is the reverse process of differentiation. डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मैंने ये दो डब्बे बनाए हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की नॉलेज को रिकैप करूं तो डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, और पावर हो जाती है 1 से सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले होती है मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद होती है सब्ट्रैक्शन। तो ये दो बॉक्सेस बनाए, एक बॉक्स में मैंने लिखा है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और दूसरे बॉक्स में लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन। नॉर्मली क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक कैटेगरी मानी जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दूसरी कैटेगरी मानी जाती है। तो हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से उठाया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से उठाया सब्ट्रैक्शन। ये काम डिफरेंशिएशन में किया जाता है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन, और उसके बाद जो नई पावर आती है उससे कर देते हैं डिवाइड। डिफरेंशिएशन में हम पावर को करते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद जो पावर होती है उसे क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट। जबकि इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पावर को क्या करते हैं, ऐड, और उसके बाद जो नई पावर आती है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। अच्छा, अब इसको करके देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है भाई, विदाउट लिमिट्स। ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स ना हो उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। अब ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ये लिमिट्स क्या चीज है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है विदाउट लिमिट्स, an expression with a constant c which can be evaluated if a pair of values is given. indefinite integral जो है, जब ये इंटीग्रेट होता है तो एक एक्सप्रेशन आता है और प्लस सी आता है जिसे हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एक पेयर मौजूद हो तो। अभी सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या चीज़ है और इसे क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। बस हम लकीर के फकीर होके लगा रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम कॉन्स्टेंसी लगाते क्यों हैं। तो अब हमें ये बेसिक समझनी है कि ये प्लस सी क्यों लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो अब जरा मैं एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ। y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आया और ये आ गया 6x स्क्वायर। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 कर देता हूँ, चले 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ गई डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये समझ लें डिफरेंशिएशन टेक्स अस फॉरवर्ड। डिफरेंशिएशन हमें फॉरवर्ड ले जाती है और इंटीग्रेशन वापस पीछे ले आती है। ये फॉरवर्ड कौन लेके आया, डिफरेंशिएशन, और ये बैकवर्ड्स कौन लेके आ रहा है, इंटीग्रेशन लेके आ रहा है। तो जब y को डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई डी एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो y। यहां से मुझे पता चला कि अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, कर्व को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ग्रेडियंट फंक्शन मिलेगा। एक फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा या कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट ग्रेडियंट फंक्शन, और जब ग्रेडियंट फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व पता चल जाएगी। इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट किया तो ग्रेडियंट फंक्शन मिला, और ग्रेडियंट फंक्शन को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इक्वेशन ऑफ कर्व मिल गई। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करते कैसे, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो पावर होती है वो एडेड बाय 1। पावर क्या होती है, एडेड बाय 1, पावर 1 से ऐड हो जाती है, और फिर न्यू पावर इज डिवाइडेड। जो नई पावर आती है उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। न्यू पावर इज डिवाइडेड।
अब देखते हैं ये काम कैसे होता है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आया 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब अगर मुझे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है और y निकालना है तो एग्जाम्पल के मुताबिक y वही आना चाहिए जो यहाँ y नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि होता है या नहीं। तब करना क्या, पूरा प्रोसेस देखें। dy by dx is 6x square plus 6x. So if we have to find y, then we integrate 6x square plus 6x with respect to x. अक्सर बच्चे dx लिखना भूल जाते हैं। इंटीग्रेशन का साइन तो लिखते हैं लेकिन dx नहीं लिखते। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। dx जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर है और ये मुझे बताता है कि मुझे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल करना है। तो dx का मतलब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, dy लिखा हुआ हो तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये dx का लिखना बड़ा जरूरी है। तो y को जब डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स आया, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। अब dy बाई डी एक्स से जब y पे आएंगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तभी हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उलट प्रोसेस है। तो अब y को जब y अचीव करना है तो dy बाई डी एक्स जो भी फंक्शन था उसे क्या करना है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट कैसे करना है भाई, तो पावर को क्या करना है, ऐड। पावर 2 थी, पावर हो जाएगी 3 और नई पावर हो जाएगी डिवाइड, फिर प्लस 6x स्क्वायर। अच्छा, जिस वक्त इंटीग्रेशन शुरू कर दी ना उस वक्त इंटीग्रेशन का साइन हटा दें। नॉर्मली स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं लेकिन इंटीग्रेशन का साइन अपनी जगह रहता है और dx भी लिखा हुआ रहता है। ये इंटीग्रेशन का साइन और dx सिर्फ उस वक्त तक दिखना चाहिए जब तक इंटीग्रेशन शुरू नहीं की। जिस पॉइंट पे इंटीग्रेशन शुरू कर दी उस पॉइंट पे ये इंटीग्रेशन का साइन और dx को हटा दें। तो 6x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सर ये प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, तो बच्चों प्लस सी लिखने की वजह यह है कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट्स तो गायब हो जाते हैं। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 था, जब डिफरेंशिएट किया तो 6x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 जो था वो तो गायब हो गया। अब मुझे क्या वही नाजिल होगी कि कौन सा नंबर गायब हुआ है। हो सकता है कोई नंबर ऐसा हो जो गायब हुआ हो और ये भी हो सकता है कि कोई नंबर इनिशियली था ही नहीं। जैसे कर्व था y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये 5 होता ही नहीं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ही होता तो भी dy बाई डी एक्स यही आता। तो अब मुझे क्या पता कि ओरिजिनली कोई कांस्टेंट था या नहीं था जो गायब हो गया। तो एहतियातन जब भी इंटीग्रेशन की जाती है प्लस सी लगाया जाता है, क्योंकि हमें यह बात नहीं पता होती कि क्या ये प्लस सी, क्या ये कांस्टेंट था भी या नहीं। प्लस सी इसलिए लगाना जरूरी है कि ओरिजिनली कांस्टेंट था भी या नहीं ये मुझे नहीं पता होता। अच्छा सर प्लस सी तो लगा दिया, अब इस सी को निकालना कैसे है, इस सी को फाइंड कैसे करना है। तो इस सी को फाइंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन विद अ कांस्टेंट सी व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड इफ अ पेयर ऑफ वैल्यूज इज गिवन। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ वैल्यूज इज गिवन, या इसको मजीद वाज़ेह कर देते हैं। Point lying on the curve is given. Point on the curve is given. पेयर का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पेयर का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई, एक पूरा पॉइंट मेरे पास मौजूद हो। तो जब इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी होती है ना, ग्रेडियंट फंक्शन दिया हुआ होता है और इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी होती है तो पीछे आना होता है। तो पीछे आने का मतलब है वी हैव टू इंटीग्रेट। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी लाजमी लगाना है कि मुझे पता नहीं होता कि कांस्टेंट गायब हुआ है या नहीं। अगर लेट सपोज कोई कांस्टेंट था ही नहीं ना तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट था तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस सी को निकालने के लिए वन पॉइंट ऑन द कर्व मस्ट बी गिवन। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो इस कर्व पे एक पॉइंट लाई करता है, वो है 1,10। तो अब एग्जामिनर ने मुझे कहा पॉइंट 1,10
lies on the curve. Point 1 comma 10 lies on the curve. Find C. नहीं, sorry. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve. तो जब भी एग्जामिनर ग्रेडियंट फंक्शन देगा, dy by dx देगा और कर्व की इक्वेशन मांगेगा, तो अगर वो पूरे कर्व की इक्वेशन मंगवाना चाहता है तो उसे एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो ही मैं प्लस सी निकाल पाऊंगा, वरना बगैर किसी पॉइंट के मैं प्लस सी नहीं निकाल सकता। अच्छा, मैं क्या करूं? मैंने इंटीग्रेट किया, पावर को ऐड किया, नई पावर को डिवाइड कर लिया, सी लाना है। सी लाने के लिए मैं इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1,10 सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह 10। जैसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब एंड 3x स्क्वायर। तो 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू आ गई 5। तो अब श्योरिटी के साथ इक्वेशन कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। सही है भाई, कॉपी कर लें यहां तक फटाफट। अच्छा बेटा, तो हमने इंटीग्रेशन में ये सीखा कि पावर को सबसे पहले 1 से ऐड करते हैं, फिर नई पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं ये जो मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं, जरा ऐसे देखें। तो ए एक्स पावर एन, नॉर्मली होता ये है कि जो कांस्टेंट होता है ए, इसे हम बाहर ले जाते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। जब मैं ए को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाता हूँ या यहीं रहने देता हूँ, तो ए को तो टच नहीं करना, एक्स फंक्शन को टच करते हैं। तो एक्स पावर एन है ना, तो एक्स पावर एन प्लस 1, पावर 1 से ऐड हो गई, नई पावर हो गई डिवाइड, एन प्लस 1 हो गई डिवाइड, और प्लस सी लगा दिया। जब भी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन का साइन dx जो इंटीग्रल ऑपरेटर कहलाता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी जरूर लगाना है जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो। और रूल नंबर 2 भी वेरी सिंपल, ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन, दो टर्म्स है, तो ए एक्स एन को अलग इंटीग्रेट किया, ए एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, बी एक्स एम को अलग इंटीग्रेट किया, बी एक्स एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1, और एंड में प्लस सी लगा दिया। और इसकी एप्लीकेशन तो हमने जो है वो एक एग्जाम्पल की सूरत में अभी देख ही ली थी। अच्छा, पार्ट 3, कॉम्पोजिट फंक्शन। अब जरा रिकॉल करते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे।
थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, when we used to differentiate, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होता था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होल पावर n। तो हम इसको कैसे करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर को करते थे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर देते थे, पावर हो जाती थी 1 से सब्ट्रैक्ट, और फिर मल्टीप्लाई करते थे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन को, n एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ प्राइम एक्स। तो क्या होता था, ब्रैकेट सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई होती थी, फंक्शन एज इट इज कॉपी होता था, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी। यहां पर क्या है, ax प्लस बी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है n, तो सबसे पहले पावर होगी ऐड, तो n थी n प्लस वन हो गई, जो नई पावर आई उसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिफरेंशिएशन जब करते थे तो ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी, यहां पर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन डिवाइड होगी। यहां अगर आप देखें तो जो ब्रैकेट में फंक्शन था, पावर मल्टीप्लाई पावर सब्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल है, यहाँ पर पावर ऐड पावर डिवाइड, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती थी, ऑल्दो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट मैं ये बात वाजे कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन में ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन डिवाइड हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त सी बात यह है कि इंटीग्रेशन में ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होगा ना, दैट विल ऑलवेज बी लीनियर। दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी लीनियर, और जब ये फंक्शन ऑलवेज लीनियर होगा तो ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन हमेशा ए ही होगी, एक्स का कोएफिशिएंट ही होगी। तो इसीलिए यहां मैंने लिखा कि जो नई पावर आई वो डिवाइड हुई, और ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन जो कि ए है वो भी डिवाइड हुई, और जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई तो प्लस सी लगा दिया। समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 पावर 6, जो पावर थी वो 1 से ऐड हुई, नई पावर को डिवाइड कर दिया, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन जो कि 2 होगी मल्टीप्लाई डिवाइड हुई, और एंड में लग गया प्लस सी, ये हो जाएगा 1/12 2x प्लस 3 पावर 6 प्लस सी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ हाफ विद रिस्पेक्ट टू x, स्क्वायर रूट होता उसकी इंटीग्रेशन करनी होती, तो स्क्वायर रूट को हमने 1/2 लिख दिया। अब जरा इंटीग्रेशन करते हैं, 5 माइनस 3x पावर 1/2 में 1 ऐड करें तो 3/2, जो नई पावर आई उसे डिवाइड कर दें 3/2, और 5 माइनस 3x की डिफरेंशिएशन जो कि x का कोएफिशिएंट ही होगा विच इज -3, उसे डिवाइड कर दें, प्लस सी लगा दें। अच्छा, ये 2 डिवाइड हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2/9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है, -2/9 5 माइनस 3x टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस सी। सही है भाई, तो ये हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई जो हमने सीखनी थी। तो एक नॉर्मल इंटीग्रेशन, पावर ऐड न्यू पावर डिवाइड, और कॉम्पोजिट फंक्शन में पावर ऐड न्यू पावर डिवाइड और ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन डिवाइड, और प्लस सी जरूर लगाना है इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब विदाउट लिमिट्स हो। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अभी आप नहीं जानते, थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं। लेकिन इंटीग्रेशन में कॉम्पोजिट फंक्शन में ये फायदा ये है कि जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होता है दैट विल ऑलवेज बी लीनियर, वो फंक्शन हमेशा हमेशा लीनियर होगा। कॉपी कर लें तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा।
अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ। पहले लिख लो, उसके बाद समझाता हूँ इंशाल्लाह। चलिए बेटा स्टार्ट लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। जैसे हमने सीखा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि लिमिट्स मौजूद नहीं है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक एक्सप्रेशन आता है और प्लस सी को भी लेकर आना है। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज है? ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स हों, और लिमिट्स का मतलब होता है जो इंटीग्रेशन का साइन है। अच्छा, अब लिमिट्स का मतलब क्या है, और ये नीचे वाली कौन सी लिमिट है? तो नीचे वाली लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं अपर लिमिट। विथ लिमिट्स, नीचे वाली वैल्यू जो इंटीग्रल की है दैट इज नोन एज लोअर लिमिट,
और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे कहते हैं अपर लिमिट। अच्छा, अब एक फंक्शन इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। जब a टू b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हुआ तो एक दूसरा फंक्शन आया कैपिटल एफ एक्स। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि एफ एक्स का मतलब ओरिजिनल फंक्शन, और जब इंटीग्रेट हुआ तो कैपिटल एफ एक्स का मतलब एक नया फंक्शन आया। एक इंटीग्रेशन करने के बाद तो एक नया फंक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो बस उनको डिफरेंशिएट करने के लिए स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया वो कैपिटल एफ एक्स है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए और a से लेकर b तक लिमिट्स लिख दी। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन हो चुकी है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, dx हटा दिया, मतलब इंटीग्रेशन हो चुकी है, लेकिन लिमिट्स येट टू बी अप्लाइड। अच्छा, लिमिट्स अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, जो पूरा फंक्शन होता है उसमें पहले मैं अपर लिमिट डालता हूं पूरे फंक्शन में। पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस करते हैं, और फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। कि हमने जो है वो अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, तो मैंने पूरे फंक्शन में पहले b डाला, उसके बाद a डाला। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि बात को समझ आ जाए। 2 2 3 6x प्लस 2, मैंने कहा पहले इंटीग्रेशन करते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अच्छा 2 है ना, एक कांस्टेंट होता है ना जब, और उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 के साथ तो x नहीं था, तो x पावर 0 है, तो मैंने कह दिया 2x पावर 0 है तो x पावर 1 हो गया अपॉन 1। इसका मतलब 2x पावर 0 की जो इंटीग्रेशन होगी दैट वुड बी 2x। सही है, मैंने अलग से बता दिया कि अगर एक कांस्टेंट को इंटीग्रेशन करनी है तो x आ जाएगा। तो 6x की हो गई 6x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2 की हो जाएगी 2x अपॉन 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है लिहाजा लिमिट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है लिहाजा लिमिट्स लगाएंगे, प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है। अभी प्लस c लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, इसकी लॉजिक मैं भी समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में रुक जाए। अच्छा, तो अब ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, और 2 to 3 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब लिमिट्स येट टू बी अप्लाइड। अब ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल दें, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस दोबारा से पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट डालें, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। अच्छा, अभी हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 4, 33 माइनस 16 कितना हो गया भाई 17। 33 माइनस 16 कितना हो गया 17। इसका मतलब योर फाइनल आंसर इज 17। और आप देख सकते हैं कि आपको एक्सप्रेशन नहीं मिला बल्कि एक वैल्यू मिली है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को जब इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी गेट अ वैल्यू रादर देन एन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लस सी क्यों नहीं लगाते, वाई इज प्लस सी नॉट, वाई डू वी नॉट एड अ कांस्टेंट। चलिए, लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया मैंने कि सी लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लेट सपोज मैंने इंटीग्रेशन की 6x प्लस 2 की इंटीग्रेशन की मैंने, सही है, तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया था 3x स्क्वायर प्लस 2x, और लिमिट्स हैं 2 से लेकर 3 तक। अब अगर लेट सपोज मैं प्लस सी लगा भी देता तो होता क्या बताएं, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस सी माइनस
3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस सी। अब जब ये माइनस की साइन सबसे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस सी माइनस सी कट जाएंगे, सी गेट्स कैंसल्ड आउट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस सी नहीं लगाया, इसका ये मतलब नहीं है कि ओरिजिनली प्लस सी था ही नहीं। हो सकता है कांस्टेंट कोई हो, लेकिन उसे इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि अगर लगा भी दें और लगाने के बाद निकालें, प्लस सी लगाएं प्लस सी निकालें, इतनी मेहनत करें और एंड में आके वो कट जाए, तो इससे बेहतर तो ये है कि प्लस सी लिया ही ना जाए। एक चीज जब आने के बाद कट जाती है तो बेहतर ये होता है कि उसे लाया ही ना जाए। इसीलिए जब डेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज नॉट रिक्वायर्ड, उसे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सही है भाई, ये कांस्टेंट सी क्यों नहीं लगेगा ये लॉजिक के साथ मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, P1 के सिलेबस में एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि पास पेपर्स में इतना ज्यादा नजर नहीं आता, हमने तो नहीं देखा कभी, लेकिन सिलेबस में इसने लिखा हुआ है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, स्टूडेंट्स शुड बी नोइंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बाकायदा इसने सिलेबस में लिखा हुआ है ये, तो ये हमें कवर करना जरूरी है। तो भाई क्या चीज है ये, देखते हैं। x पावर -2 को इंटीग्रेट करना है 1 टू इंफिनिटी तक। लिमिट्स हमेशा होती हैं, काफी सवालात में लिमिट्स होती हैं, लेकिन इन्फिनिटी कोई लिमिट हो ये कभी देखा नहीं गया, सवालात में कभी देखा नहीं गया। लेकिन ये इन्फिनिटी किन टाइप ऑफ सवालात में आता है ये भी हम समझ लेंगे, और ये पार्ट ऑफ सिलेबस है और ये कभी भी एक दो मार्क के लिए टेस्ट हो सकता है, वो भी इसलिए हमें समझना जरूरी है। तो अब जरा हम करते हैं, x पावर -2 को इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x पावर -2 + 1, और जो नई पावर आई उसे डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट के बाहर लग दिया 1 टू इंफिनिटी के लिमिट्स येट टू बी अप्लाइड। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर फंक्शन हो गया -1/x, लिमिट से 1 टू इंफिनिटी। तरीकेकार ये होता है कि पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो मैंने कहा -1/∞ माइनस अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं -1/1। अच्छा, अब देखें -1/∞, जब 1 को या -1 को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके मुताबिक क्या आंसर आएगा? -1/∞। जब मैं -1 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, जब -1 या 1 को किसी भी नंबर को, बल्कि 2 होता, 3 होता, 10 भी होता, उससे मैं इंफिनिटी यानी कि 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से डिवाइड करता, तो मेरे पास क्या आंसर आता? तो इस हिस्से का आंसर क्या आएगा? मैथ एरर नहीं आएगा, दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। आप सोचे ना, -1/1 -1/1 तो आंसर आएगा 0.0000000 समथिंग, विच विल बी वेरी नियर टू 0। तो मैंने कह दिया दिस वुड अप्रोच 0, ऑल्दो 0 कभी होगा नहीं, लेकिन अप्रोच हो जाएगा 0 को। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं यहां कर दूंगा 0, ये -1/1 इज -1, माइनस माइनस प्लस, ये +1 हो जाएगा, लिहाजा मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो जब ये इन्फिनिटी वाली लिमिट्स आएंगी तो ये सिर्फ तभी आएंगी जब फंक्शन की पावर नेगेटिव हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए, क्योंकि अगर फंक्शन न्यूमरेटर में होगा तो x को इन्फिनिटी करने पे इनफाइनाइट आंसर आएगा और फिर मैं उस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर फंक्शन न्यूमरेटर में होता तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता। तो जब ये इन्फिनिटी लिमिट्स होती हैं तो यही होता है कि पावर नेगेटिव में होती है, जिसकी वजह से फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जब फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाता है तो फिर इनफाइनाइट डिनोमिनेटर करने पर आंसर 0 हो जाता है। इसलिए मुझे इसका आंसर पता चल पाता है, वरना तो मैं इसका आंसर निकाल ही नहीं पाता। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
जो सिलेबस का पार्ट था बिल्कुल एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। आपकी हर बुकलेट में सिलेबस मौजूद है। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन के सिलेबस में कि ये चीज़ एग्जाम्पल्स में सिलेबस का पार्ट बनी हुई है, इसीलिए आपको ये बात बताई गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सवाल इस हवाले से कभी नहीं देखा गया, लेकिन बुराई आते हुए टाइम नहीं लगता। तो कभी एग्जाम में आए तो आप फंसे ना, इसलिए मैंने इस चीज़ को वाजे कर दिया। कॉपी कर ले बेटा। चलिए बेटा, अल्लाह के फजलो करम से आज हमने इंटीग्रेशन की बेसिक्स कवर कर ली, और मतलब इंटीग्रेशन किस तरह से होती है ये बातें हमने कवर की, और लिमिट्स, डेफिनेट इंडेफिनेट का फ़र्क भी देखा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। जितना कुछ भी आज हमने पढ़ा है उसे रिकैप करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। इंशाल्लाह इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर अगली क्लास में लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।